डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो क्लास है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट जहां कल हमने संपन्न किया था, जिसका नाम था चार्ज। आज हम जिसको संपन्न करने जा रहे हैं वो आपका दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Isn't it? This force is applicable for stationary charges only. Isn't it? Suppose that we have 2-point charges Q1 and Q2 are placed at a distance r. मान लीजिए हमारे पास कोई दो चार्ज हैं Q1 और Q2 जो कितनी दूरी पर स्थित हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, जो किस मीडियम में रखे हुए हैं, एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं। प्रीवियस टॉपिक हमारा चार्ज था जिसमें हमने देखा था कि सिमिलर चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्शन का फोर्स लगता है, और अपोजिट चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो लोग बाबू ने पूछा कि भैया फोर्स जब लगता है तो उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कितनी होगी? तो साइंटिस्ट कूलम ने कहा, बोले हम देंगे। तो बस कूलम ने उठा करके फोर्स से संबंधित एक लॉ बना दिया, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तीन बात है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक नंबर 2 है वो मैं शुरू कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सरल सी बात है, या तो कह दो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसको कह दो, क्या कह दो, कूलम्स लॉ कह दो, या फिर इसको कह दो इनवर्स स्क्वायर लॉ। वन एंड द सेम थिंग। ये जो लॉ है, ये जो नियम है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू को बताता है। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ बात समझ में आती है। सपोज वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास कोई दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर रखे हुए हैं। कह दो मुझसे हाँ, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। तो वो कहता है, कौन कहता है, कूलम्स। समझ में आ गई बात? इसलिए इस लॉ को कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। सपोज द टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at a distance r, then the force of attraction or repulsion. Why we are saying here attraction or repulsion? Very simple thing. If these two charges are similar, then force will be, and if these two charges are opposite, unlike charges, then force will be attraction. तो सिंपल सी बात है, वो कहता है कि the force of attraction or repulsion acting between two charges is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to their square of distance between them. This is equation number 1. This is equation number 2. एक काम करें, दोनों इक्वेशंस को मिला दें, कह दो हाँ। डायरेक्टली का मतलब होता है चार्जेस बढ़ेंगे, चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने दोनों इक्वेशंस को मिला दिया, लेकिन शब्दों पर ध्यान देना कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of their charges and inversely proportional to their, very nice. So F directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to R square. Proportional का साइन जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को K से दर्शाते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K is the constant of proportionality. K क्या है, constant of proportionality है। ठीक है, proportionality है, और इसकी वैल्यू काय पर डिपेंड करती है, मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड यूनिट। सिंपल सी बात है, क्यों, अलग अलग यूनिट पे कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। साइंटिस्ट कूलम ने कई प्रयोग किए और आखिर में उसने जो मीडियम लिया वो कौन सा मीडियम लिया, एयर और वैक्यूम, और कौन सी यूनिट ली, एसआई यूनिट। तब ऐसी स्थिति में इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, बिल्कुल याद करो इस लॉ को। इफ यू आर कंपेयरिंग दिस लॉ विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, देन यू विल फाउंड दैट व्हाट यू विल फाउंड दैट इफ यू हैव टू masses m1 m2, distance between them is r, then the force of gravitation will be directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to their,
वहां पे कांस्टेंट क्या आता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ये हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता था। गुड़िया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? वो दो बॉडीज के मासेस के बीच में लगता था, वो हमेशा अट्रैक्शन का था। लेकिन ये तो अट्रैक्शन का भी होता है और रिपल्शन का भी होता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू को साइंटिस्ट कूलॉम ने निकाला और कितना निकाला, 1/4 by epsilon 0। व्हाट इज epsilon 0? epsilon 0 is the permittivity. What is that? Permittivity of air or vacuum. Epsilon 0 permittivity of air or vacuum होती है। permittivity actually this permittivity is derived from the word permission। permission से मिलके बना है, कह दो ना। हाँ, परमिशन का मतलब होता है ये जो चार्जेस रखे हुए हैं वो किस मीडियम में रखे हुए हैं, एयर और वैक्यूम में रखेंगे। अगर मीडियम बदल देंगे तो फोर्स की वैल्यू और परमिटिविटी की वैल्यू भी अलग अलग। मीडियम की परमिटिविटी, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। लोहा के अंदर समझना ही नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। बोले प्रूव करके बताओ। अरे के की निकाल लो। के की कैसे निकालोगे? के को यहीं पकड़ लो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, और उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। उल्टा करोगे तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। कह दो ना। हाँ, इस वैल्यू को जब यहाँ रख दोगे और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 × 10⁹। यस और नो? कह दो मुझसे हाँ। तो सिंपल सी बात है, अब आपके पास कूलम्स लॉ आने वाला है। आप एक काम कीजिए, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। जब इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे तो बात समझ में आती है। F is equals to 9 × 10⁹ Q1 Q2 upon R²। This is Coulomb's inverse square law for electrostatic force। Yes or no? कह दीजिए हाँ। ये कूलम्स इनवर्स स्क्वायर। कूलम नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन acting between two charges is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to their square of distance between them। proportional का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 by epsilon 0। epsilon 0 is the permittivity of। जब epsilon 0 की वैल्यू रखोगे तो F equal to 9 × 10⁹ Q1 Q2 upon। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हो जाता है तो ये जो एक अब्बा डब्बा चब्बा बना रहा हूँ, ये अब्बा डब्बा चब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले सर क्या बताना चाहते हो? मैंने कल भी बताया था, सिंपल सी बात है। कई बार वो पूछा जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट चार्ज? यूनिट चार्ज का मतलब होता है ऐसा क्या करें, सिंपल सी बात है साक्षी, ऐसा क्या करें कि Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आए, 1 आए। उसको करना पड़ेगी, सिंपल सी बात है। इतना आ गया क्या समझ में? पक्का रामदेई? ओके। तो सिंपल सी बात है, उसने कहा कि F का फॉर्मूला आया 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन। कह दो ना हाँ। सपोज किया लेट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चार्ज कैसे हो गए, कैसे हो गए, इक्वल हो गए। दोनों चार्जेस इक्वल हो गए और उनके बीच की जो डिस्टेंस हो रही है वो कितनी हो गई, उनके बीच की डिस्टेंस आप सपोज करिए उनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको आप ले लीजिए 1 मीटर। और चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं, एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं। डिस्टेंस इज 1 मीटर और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव, वो ले लिया 9 × 10⁹ मीटर। ये तीनों वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट करें, कर दें क्या, इन वैल्यू को यहाँ रख दूं क्या? ठीक है। देन सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, जब इन वैल्यूज को जरा जाना एक जना, जब इन वैल्यूज को पकड़ लेना है मोबाइल में, जब इन वैल्यूज को, ठीक है, सब फोर्स का फॉर्मूला आ गया एयर और वैक्यूम में 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²।
9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। जब आपने दोनों चार्जेस सिमिलरली ली, उनके बीच में लगने वाली फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन ली, दोनों चार्जेस को एयर और वैक्यूम में रख दिया। जब इन डेटास को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, F की जगह आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर 9। दोनों चार्जेस कैसे हो गए, इक्वल हो गए। कह दो ना हाँ, तो Q1 Q2 की जगह Q स्क्वायर और डिस्टेंस की जगह क्या आ गया 1 स्क्वायर। 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 कैंसिल हो गया। Q स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर और Q इक्वल टू प्लस माइनस 1। वाह क्या बात है, ये क्या आ गया, यूनिट चार्ज आ गया। वो कहता है कि इफ टू सिमिलर चार्जेस, which type of charges are placed in which medium, air or vacuum, and experience the repulsive force of 9 into 10 की power 9 न्यूटन, then the charge is said to be unit charge। नहीं आई बात समझ में, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लो हो गया। कोई दो चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पर थे तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लो F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r square and that one is the unit charge। अब हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। isn't it yes or no? ठीक है। एक और विशेषता हो सकती है, आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को संपन्न करें, अब आपके पास बुक्स भी होंगी कोई ना कोई, तो आप इस टॉपिक से, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जब आपने इस टॉपिक को लिखा, आप दुनिया से अलग होना चाहते हैं, तो आप इस पर बेस्ड किताब में से फोर्स पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को वहीं शामिल कर लीजिए, 2-4 ज़्यादा नहीं। इससे बस मैकेनिज्म होती है, जैसे केमिस्ट्री में मैकेनिज्म होती है, ऐसे ही फिजिक्स में किसी भी टॉपिक की मैकेनिज्म उसकी न्यूमेरिकल्स होते हैं। आगे बात समझ में, चलो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की शुरुआत कर रहा हूँ। कैन आई रब दिस गाइस? ओके, सबको समझ में आ गया। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं। फोर्स पर हम आगे भी बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है बच्चों। उसने कहा इफ टू सिमिलर चार्जेस, विच टाइप ऑफ चार्जेस, सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड एक्सपीरियंस द फोर्स कैपिटल F इफ द चार्जेस विल बिकम्स डबल। वो कह रहा है चार्ज को डबल कर दिया जाए एंड डिस्टेंस विल बिकम्स हाफ, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। वो कह रहा है कि आपके पास कोई दो चार्ज हैं, एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो सपोज दैट उसने कहा दो चार्जेस। ये क्वेश्चन हो गया, इफ टू चार्जेस placed in air oblique vacuum, ठीक है, टू सिमिलर मान लीजिए, सिमिलर मतलब एक जैसे, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस फोर्स F फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगी, वो कुछ नहीं कह रहा, यस और नो। नाउ चार्जेस विल डबल एंड डिस्टेंस हाफ, the new force will be। वो कह रहा है नया फोर्स कितना हो जाएगा। पहली बात तो दिमाग लगाओ, पहली बात ये सोचो कि जो नया फोर्स होगा वो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, चार्ज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बोलो यार, तो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, बात नंबर 2, फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम, और डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा। अब डिस्टेंस घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है, मतलब इस स्थिति में भी फोर्स बढ़ेगा। मतलब नया जो आंसर आएगा वो कभी भी कम होके नहीं आएगा, वो क्या होके आएगा, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट कंडीशन में फोर्स F दिया है इज इक्वल टू कांस्टेंट को K रहने दो, ये 9 into 10 की पावर 9 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्जेस सिमिलर थे, कह दो मुझसे, हाँ, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। हैव यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सेकंड कंडीशन में द फोर्स विल बी न्यू फोर्स, तो उसको F डैश नाम दे दिया। फोर्स क्यों चेंज हो रहा है, चार्ज बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रही है, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, वेरी नाइस। तो यहाँ हो गया 9 into 10 की पावर 9, चार्जेस विल बिकम्स डबल Q1 into Q2, लेकिन चार्ज Q1 हो गया, क्योंकि वो कह रहा है Q1 equal to Q2 equal to 2।
समझ गए क्या? और द डिस्टेंस विल बिकम्स हाफ। समझ में आ गई बात? तो 2q into 2q, समझ में आ गई सबको बात? डिस्टेंस विल बी r/2। नहीं आया समझ में शालू? आ रहा है समझ में? मुस्कान ऑल ऑफ यू बॉयज? ओके, इसको सॉल्व करो। तो f डैश विल बी इक्वल टू, दो दूनी कितने होते हैं? 4। दो दूनी कितने होते हैं? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो 4 4 जा। कई लोग चले काट दो, काटना नहीं है भैया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है लाला, क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर। तो ये हो गया 16 9 into 10 की पावर 9 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अरे वाह, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इनको कंपेयर करना है कि जो फोर्सेस से कितना बढ़ गया, स्पष्ट नजर आ रहा है। ये इससे कितने ज्यादा हो गया? 16 टाइम्स। और आपको इसको न्यूमेरिकली दिखाना है तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। कह दो यार, हाँ मुझसे कह दो, तो इसको इससे डिवाइड करोगे, सब अल्लाह मियां को प्यारे हो जाएंगे। हो रहे कि नहीं हो रहे? तो ऊपर क्या बचेगा? 16/1, मतलब नया वाला फोर्स इज 16 टाइम्स ऑफ पुराना वाला फोर्स। सोते ही भैया, सिंपल सी बात है, द न्यू फोर्स विल बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ पुराना वाला फोर्स। 100% mind will be concentrated here. If your mind will roaming here and there, your result will be there. अल्लाह को प्यारा, आ गई बात समझ में? इसलिए प्लीज मस्ट बी कंसंट्रेट हियर। कंसंट्रेट गाइस। तो ये फोर्स पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी। अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टॉपिक में ही अगर आप मीडियम बदल दोगे तो फिर ऐसी स्थिति में फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। इजंट इट? यस और नो? ना Q1 बदलेगा, ना Q2 बदलेगा, ना डिस्टेंस बदलेगा। फिर प्रश्न ये है कि फोर्स कैसे बदल जाएगा? ढूंढ रहे हो बाबा? सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। फोर्स कैसे बदलेगा? तो ऐसी स्थिति में पढ़ाऊं नया टॉपिक, एक नया टॉपिक आता है, फोर्स में ही आता है। तो उस नए टॉपिक को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट चालू है कि बंद है? Dielectric constant is the permittivity of relative permittivity। हाँ, उसको पॉज करना जरा, पॉज बंद ना हो, पॉज करना वो तो, हाँ हाँ